हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विपाठ चलें। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आज ये थर्ड वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन के बारे में। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक्सपेंशन किया, किन किन जगहों को किन किन स्ट्रेटजीज से एक्सपेंशन किया, कैसे किन किन जगहों को किन किन स्ट्रेटजी से जो है कॉलोनाइज़ किया, इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हर एक जगह को कैप्चर करने में उनकी स्ट्रैटेजी क्या-क्या थी। वो लोग कैसे पॉलिटिकली जो है सामने वाले को जो है डोमिनेट करते थे और अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन से जो है भारत को कैसे उन्होंने कैप्चर किया, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में जो है ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो हम लोग तोड़-तोड़ कर पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मराठास के बारे में पढ़ेंगे, फिर पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, यानी धीरे-धीरे हम लोग तोड़-तोड़ कर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है? हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने चैप्टर्स को तोड़-तोड़ के पढ़ाने का डिसीजन लिया है। तो आज के वीडियो में जो है आज के वीडियो में हम लोग जो है वो एक्सपेंशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन हुआ था, उस एक्सपेंशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखेंगे क्या-क्या फैक्ट्स बनते हैं उस चैप्टर के, और पलासी और बक्सर का युद्ध क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ब्रिटिश एक्सपेंशन में, ये भी जानेंगे। तो वीडियो में बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स और को एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करें। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए, इस चैप्टर को जो है बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, और हड़बड़ी के साथ इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स निकल के आते हैं ना कि हर एक फैक्ट इंसान याद भी नहीं रख पाता उतने फैक्ट्स। इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट करके जो है यहाँ पे फैक्ट्स बनाए हैं। जितना ज़रूरी है उतना ही बनाया है, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप बिपान चंद्रा उठाइए, या आप स्पेक्ट्रम उठाइए, या आप स्नेहिल त्रिपाठी वाला बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, उतना नहीं पढ़ना है। जितना मैंने बना दिया, अगर आप उतना भी कवर कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा बीपीएससी में नहीं आता है। ठीक है? बढ़ जाते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। देखिए, चैप्टर का नाम आप लोग देखकर समझ ही रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है? यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने पावर को एक्सपैंड किया, अपने पॉलिटिकल लिमिट्स को कैसे एक्सपैंड किया, पॉलिटिकली उन्होंने कैसे अपने इंटरेस्ट्स को इंडिया में कैसे डोमिनेट किया, और कंसोलिडेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे उन्होंने अलग-अलग प्रांतों को जीत कर, अलग-अलग स्ट्रेटजीज से अलग-अलग प्रांतों को जीत कर, राजाओं को राजाओं से भिड़वा कर, कैसे सभी प्रांतों को जीत कर भारत को कंसोलिडेट किया। जो भारत जो है, जो कंट्री हमारा जो था, वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड हो चुका था। कैसे उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में करके एक सेंट्रलाइज्ड पावर बनाया, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है? तो आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन जान ही चुके हैं। मेरे चैनल का नाम है विपाठ चले, और ये मेरा हैंडल है। आप लोग यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं अपना इंट्रोडक्शन रोज़-रोज़ क्या दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे वाहियात लगता है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूँगा। यही मेरा इंट्रोडक्शन है, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। बहुत ज़्यादा मैंने कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम अभी तक क्रैक नहीं किया है। अभी तक 2-3 बार मैंने मेंस लिखा है। बीपीएससी का मेंस मैंने पहली बार लिखा है। दूसरे पीसीएस का मेंस, जैसे कि बंगाल पीसीएस का भी मैं लिख चुका हूँ। तो ये एक मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि कैसे भारत में ये ब्रिटिशर्स आए थे, जैसे पुर्तगाली लोग आए थे वही सब। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है हेडक्वार्टर्स हुआ करता था लंदन में, और ये था उनका फ्लैग। तो आप लोग समझ चुके होंगे। थोड़ा-सा हम लोग जो है ब्रिटिश इम्पीरियल हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिशर्स की टेंडेंसी क्या थी, कैसे वो लोग चीज़ों को हैंडल करते थे, और उनका इतिहास क्या रहा है। एक देखिए, हर एक चीज़ का एक इतिहास होता है। कॉलोनियलिज़्म का भी एक इतिहास है ब्रिटिशर्स का। हम इंडियंस हैं, हम लोगों के कॉलोनियलिज़्म का कोई इतिहास नहीं है। हम लोग झूठ-मूठ का कभी जाके किसी देश को
बिजनेस के बहाने कभी अटैक करने का कोशिश नहीं किया। हम लोग पहले अटैक किए हैं, बाद में बिजनेस किए हैं। जैसे आप लोग चोल के बारे में पढ़ ही चुके हैं, पहले अटैक करके कैप्चर किए हैं, बाद में बिजनेस किए हैं। ये लोग पहले बिजनेस किए हैं, बाद में अटैक किए हैं। इनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। हम लोग सामने से लड़ाई करते हैं, ये लोग पीछे से लड़ाई करते हैं। हम लोग पीछे से नहीं लड़ने वालों में से हैं, तो इनका सिस्टम अलग है। इनके पहले ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री को जान लेते हैं। The entire imperial history of Britain can be categorized into two phases। दो phases में आप इनके पूरे imperial history को बांट सकते हैं। पहले में ही आप लोग जो है समझेंगे अटलांटिक के बारे में, जहाँ ये अमेरिका को कैप्चर करते हैं और वेस्ट इंडीज को कैप्चर करते हैं। अमेरिका के साथ तो ये ऐसा करते हैं कि वहाँ नेटिव इंडियन ही खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर जो नेटिव इंडियन रहा करते थे, जो लोग नेटिव इंडियन होते थे, नेटिव इंडियन और रेड इंडियन, ये जो है ये इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप था अमेरिका का। ये लोग ऐसा कैप्चर करते हैं कि वहाँ से पूरा ट्राइबल कल्चर को ही ख़त्म कर डालते हैं। और स्पेशली ब्रिटेन की इंपीरियल हिस्ट्री में जब ये अमेरिका को कैप्चर करते हैं, तो वहाँ पे ये सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं थे, वहाँ कुछ जर्मन भी थे, वहाँ कुछ आयरिश भी थे, आयरिश के साथ जर्मन थे, इटालियन थे। बहुत सारे एथनिक कल्चर के लोग ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के साथ जुड़कर वहाँ पहुँचे थे और धीरे धीरे करके जो है वहाँ के नेटिव इंडियंस को या रेड इंडियंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। हमारे इंडिया में अगर वेस्टर्नाइजेशन नहीं आता, वेस्टर्नाइजेशन नहीं होता, पब्लिक का जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ ना एक समय के बाद, जैसे राम मोहन रॉय से आप पकड़ सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन का एक उद्भव राम मोहन रॉय से ही शुरू हुआ था। अगर ये नहीं होता तो आज हम लोग भी जो हैं वो यहाँ होते नहीं। हम लोग जो अपने आप को इंडिजीनियस इंडियंस मानते हैं, हम लोग यहाँ से उड़ चुके होते हैं, यहाँ ब्रिटिशर्स ही होते हैं। पर उनके वजह से जो है उन्होंने जब बाहर के विचारों को अपने अंदर डाला, अपने अंदर बाहर के विचारों को बनाया, उन विचारों की वजह से जो है आज भारत जो है आज़ाद है और हम जैसे लोग जो इंडियंस कहे जाते हैं वो आज यहाँ पे रह रहे हैं। तो पहला आप समझ गए हैं, पहला एम्पायर इन्होंने अटलांटिक में किया, जहाँ इन्होंने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ को कैप्चर किया। दूसरा जो इनका एम्पायर शुरू हुआ कैप्चर, वो जो है 1783 से शुरू होता है। पीस ऑफ पेरिस जो इन्होंने किया था फ्रांस के साथ, फ्रेंच के साथ जो इन्होंने पीस ऑफ पेरिस किया था, उसके बाद जो है इनका सेकेंड एम्पायर शुरू होता है, जहाँ पर ये जो है ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, मेनली एशिया और अफ्रीका। अफ्रीका का तो आप देख ही चुके हैं क्या हालत इन्होंने बना दिया है, पर एशिया का ये लोग बना नहीं पाए, तो ये लोग एशिया उधर बैठे रहे। तो ये दो पीरियड आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि पहला ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री का फेज़ बना था, जहाँ इन्होंने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ को कैप्चर किया था, और दूसरा फेज़ जो है पीस ऑफ पेरिस जो हुआ था फ्रेंच के साथ, उस पीस ऑफ पेरिस के होने के बाद इन्होंने एशिया और अफ्रीका को कैप्चर करना शुरू किया। मेनली जो है ब्रिटिशर्स को एशिया मिला और फ्रेंच को जो है अफ्रीका मिला, क्योंकि फ्रेंच जो होते थे ना, फ्रेंच का मेनली आप लोग अभी भी अगर अफ्रीका जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्रेंच करेंसी बहुत ज़्यादा मिलेगी, ना कि ब्रिटिशर्स की करेंसी। तो फ्रेंच का मेनली कलोनलिज्म जो है वो आपको अफ्रीका में मिलेगा और एशिया में आपको ब्रिटिशर्स का कलोनलिज्म मिलेगा। एशिया में ऐसी बहुत सी कॉलोनी है जो अभी भी जो है हमारा खुद का कंट्री जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर में आता है। भले हम लोग क्वीन को क्वीन ना मानते हो अपनी, पर हम लोग कॉमनवेल्थ में आज भी हैं। Owing to various spatial and situational forces, the nature of imperial ideology of British changed over time, but its fundamental remains the same। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी तो समय के बाद चेंज होती रही। जैसे आइडियोलॉजी आप समझ सकते हैं कैसे, शुरू में इनका आइडियोलॉजी था भारत के साथ सिर्फ ट्रेड करना। उसके बाद इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचाने के लिए इनकी आइडियोलॉजी बनी पॉलिटिकल इंटरवेंशन। ये लोग पॉलिटिकली इंटरवेंशन करने लगे अलग अलग राजाओं के किंगडम्स में, उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में ये लोग पॉलिटिकल इंटरवेंशन करने लगे। उसके बाद ये लोग जो है रेवेन्यू और मिलिट्री सर्विसेज में जो है वो इंटरवेंशन करना शुरू करते हैं। जब ये लोग देख लेते हैं कि चलो अब पॉलिटिकली तो हमारा काम बन गया है, तो फिर ये लोग जो है रेवेन्यू और मिलिट्री में जो है इंटरवेंशन करना शुरू करते हैं। ये घुसने लगते हैं मिलिट्री और रेवेन्यू में भी। जब ये लोग रेवेन्यू मिलिट्री भी कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद ये लोग जो है घुसते हैं लैंड रेवेन्यू में। ठीक है, उसके बाद ये लोग घुसते हैं अपना जो हम लोग चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं कंसोलिडेशन, ये लोग कंसोलिडेशन भी करते हैं। खैर कंसोलिडेशन तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद ही आना चाहिए था,
तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद ही कंसोलिडेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका रेवेन्यू मिलिट्री होगा और लैंड रेवेन्यू होगा। जब ये लोग कंसोलिडेशन कर लेते हैं तब ये लोग सप्रेशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, सप्रेशन में आप लोग जानते ही हैं, इंडिगो रिवोल्ट, फलाना ढिमकाना, कितना सारा रिवोल्ट होता है। जब इस सप्रेशन से हम लोग परेशान होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, 1857 का जो है क्रांति करते हैं। और 1857 की क्रांति जब ये लोग सह नहीं पाते तो क्या करते हैं, अपने सारे पावर को जो है क्वींस प्रोक्लेमेशन के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के साथ जो है ट्रांसफर कर देते हैं ब्रिटिश एम्पायर को। वो सीधे ब्रिटिश एम्पायर को ट्रांसफर होता है। अभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, बाद में ब्रिटिशर्स आते हैं। मेनली ब्रिटिश एम्पायर का राज शुरू हुआ 1858 से। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, जिनको सिर्फ मिलिट्री और फाइनेंशियल यानी मिलिट्री और फाइनेंस प्रोवाइड कराती थी ब्रिटिश एम्पायर। बट पावर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो ये आप समझ चुके हैं, ये थी इनकी यूजुअली आइडियोलॉजी, पर फंडामेंटल्स इनके सेम थे शुरू से। अगर आप ट्रेड पीरियड की बात करें तो भी इनके फंडामेंटल सेम थे। इनका फंडामेंटल था कॉलोनलिज्म। और अगर आप यहाँ सप्रेशन की बात करते हैं एंड में आके, वहाँ भी इनका फंडामेंटल था कॉलोनलिज्म। सेम फंडामेंटल से ये लोग देश में आए थे, सेम फंडामेंटल के ही ऊपर इन्होंने काम किया। और 1947 तक इनका फंडामेंटल सेम था कि भारत को नहीं छोड़ना है, इसको लूटते रहो, मारते रहो, चाहे जितना लूट सको, जितना मार लो। आइडियोलॉजी समय समय पे बदली है। ट्रेड की आइडियोलॉजी अलग थी, उसके बाद पॉलिटिकल इंटरवेंशन करने लगे, रेवेन्यू मिलिट्री कंसोलिडेशन करने लगे, रेवेन्यू मिलिट्री में भी हस्तक्षेप किए, लैंड रेवेन्यू में भी हस्तक्षेप किए, लोगों का सप्रेशन भी किया, व्यापार भी पूरा खराब कर दिया। पर फंडामेंटल सेम था कि कॉलोनलाइज करना है इंडिया को पूरी तरीके से कब्जे कर लेना है। अब ब्रिटिशर्स के सक्सेस का क्या कारण रहा? देखिए, कहीं ना कहीं ब्रिटिश इतना सक्सेसफुल हुए तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे में ही कमी रही होगी, तभी ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गए। अगर हमारे में नहीं कमी होती तो ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाते। तो अब जान लेते हैं कि सक्सेस का कारण क्या क्या था। द फायर आर्म्स यूज बाई इंग्लिश विच इंक्लूडेड मस्केट्स and cannons were better than the Indian arms both in speed of firing and in range। देखिए, यहाँ जो फायर आर्म्स की बात हो रही है ना, पहले मस्केट्स हो या कैनन्स हो, ये हमारे पास जो है वो तुर्किश मेड होते थे। ये तुर्किश मेड मस्केट और कैनन हम लोग यूज करते थे। ब्रिटिशर्स के पास आप लोग जानते ही हैं बड़ी बड़ी राइफल या बड़ी बड़ी कैनन्स होती थी। हम लोग अभी 1857 में एनफील्ड राइफल भी पढ़ेंगे, एनफील्ड राइफल का टैग ही होता था कि मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट। ये टैग जो आप समझ रहे हैं, ये टैग जो आप रॉयल एनफील्ड को मिला है कि मेड लाइक अ गन, मेड like a gun and goes like a bullet। ये जो आप टैग समझ रहे हैं ना, ये टैग ही इस एनफील्ड राइफल से आया है। क्योंकि एनफील्ड राइफल जो है एक गन थी और इतना तेज उसका छर्रा मारता था ना कि उसका पार पाना इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए रॉयल इनफील्ड को जो है इनफील्ड गन की तरह माना गया और उसको ये टैगलाइन दिया गया कि मेड लाइक अ गन एंड गोज लाइक अ बुलेट। तो इंग्लिश के जो मस्केट्स होते थे या कैनन्स होते थे वो इतने ही ज़्यादा बेटर होते थे इंडियन आर्म्स से, स्पीड ऑफ फायरिंग या रेंज में, कि हम लोगों उनसे कोई मुकाबला ही नहीं हो पाता था। इस सुपीरियोरिटी की वजह से जो है ये जो है ब्रिटिश जो है भारत में कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाए हैं। देखते हैं आगे सेकंड कॉज क्या था। रेगुलर सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड स्ट्रिक्ट रिजीम ऑफ डिसिप्लिन वेयर द मीन्स बाय द इंग्लिश कंपनी इंश्योर्ड दैट द ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स आर लॉयल। देखिए, ये लोग क्या करते थे, अपने जो सोल्जर्स होते थे उनको सैलरीज समय से देते थे, डिसिप्लिन मेंटेन करवाते थे। आज भी आप अगर एनडीए में चले जाओ, आप मिलिट्री एकेडमी में चले जाओ, तो वहाँ जो ब्रिटिशर्स ने जो एक डिसिप्लिन कायम किया था, जो ब्रिटिशर्स डिसिप्लिन कायम करके गए हैं, उन्हीं डिसिप्लिन के बेसिस पे जो है आज हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी या मिलिट्री एकेडमी चल रही है। इसलिए आप लोगों ने मैनेक्शॉ मूवी में भी देखा होगा कि मैनेक्शॉ अपने कमांड के वक्त जो है ब्रिटिश जनरल्स की जो है फोटो लगा कर रखे थे। क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स आर द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन एंड
स्ट्रिक्टनेस, वो लोग स्ट्रिक्ट होते थे, वो लोग डिसिप्लिन्ड होते थे, वो लोग कहीं भी किसी भी तरीका का कोई भी इनडिसिप्लिन काम नहीं करते थे। यहाँ इंडिया के सोल्जर, यहाँ उस समय ब्रिटिशर्स के समय भारत के सैनिक 8 बजे आराम से सूत के उठ के आ रहे हैं, एकदम मन किया। देखिए आर्मी क्या थी, आर्मी वॉज नॉट रेगुलर, आर्मी वॉज नॉट रेगुलर। होता क्या था ना कि राजाओं की जो आर्मीज थी वो रेगुलर आर्मी नहीं थी, वो स्टेशनड आर्मी नहीं थी। जब युद्ध लगता था तो आर्मी जमा कर लिए, उसके बाद युद्ध कर लिए, फिर आर्मी को डिसबैंड कर लिए। पर ब्रिटिशर्स का था क्या था, ब्रिटिशर्स अपने स्टेशनड आर्मी रखते थे, रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरी करते थे और डिसिप्लिन रखते थे, जिनके कारण जो है उन लोग ब्रिटिश जो है, जिसके कारण जो है भारत में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और यही उनके सक्सेस का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देख लेते हैं, कंपनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स वे आर गिवन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलायबिलिटी एंड स्किल एंड नॉट ऑन हेरिडिटरी और कास्ट एंड क्लांटाइज। They themselves were subject to strict disciplines and were aware of the objectives of their campaign। अब देखिए समझिए, ब्रिटिशर्स में जो ऑफिसर्स होते थे ना, उन्हें रिलायबिलिटी या स्किल के बेसिस पे जो है पोजीशन दिया जाता था, ना कि कास्ट और क्लैन टाइज के। अरे बबने के घर के हवा तो आवा तो के हम जनरल बना दें, यानी ब्राह्मण के घर के हैं तो आओ तुमको हम जनरल बना दें, आर्मी में जनरल बनो। तुम ब्राह्मण के घर के हो तो चलो तुमको हम यहाँ पे पेशवा बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अरे तुम क्षुद्र हो जाओ, तुम खेती करो, तुम क्या करोगे आर्मी में, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम आर्मी में क्या करोगे। नहीं, ये चीज़ें नहीं थी। ब्रिटिशर्स के टाइम में जो है स्ट्रिक्टली रिलायबिलिटी और स्किल के बेसिस पर जो है ऑफिसर्स को भर्ती किया जाता था, ना कि हेरिडिटरी बेसिस पे। जैसे बाजीराव पेशवा, हमारे पेशवा बाजीराव जो थे, उनके जो पिताजी हुआ करते थे वो पेशवा थे, ठीक है। पेशवा बाजीराव के पिताजी पेशवा हुआ करते थे, इसलिए वो पेशवा बने। अगर उनके पिताजी पेशवा नहीं होते तो वो पेशवा नहीं बन पाते, उनके पेशवा बनने का कोई होल्ड नहीं था वहाँ पे। पेशवा बाजीराव वॉज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ मराठा किंगडम आफ्टर शिवाजी भोसले। यानी छत्रपति शिवाजी के बाद अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठा है मराठा किंगडम में तो वो पेशवा बाजीराव ही थे। पर कहीं ना कहीं हेरिडिटरी उनको जो है पावर मिला था, और इस पावर के वजह से जो है वो, इस पावर के वजह से मैं नहीं कहूँ कि वो बहुत महान किंगडम है, ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर, बट हेरिडिटरी ही पोजीशन उनको दी गई थी। पर ब्रिटिशर्स में ऐसा कुछ नहीं था, आप अपने रिलायबिलिटी और स्किल के बेसिस पर ही जो है सबसे ऊंचा पोजीशन पा सकते थे। हाँ, भारतीयों के साथ अलगाव हुआ था, रेसिज्म था भारतीयों के साथ, देयर वॉज रेसिज्म against Indians in terms of क्या कहते हैं कि जैसे आप अपने पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, मैं भूल रहा हूँ उस शब्द को, मैं इंग्लिश में भूल रहा हूँ उसे क्या कहते हैं, बट हाँ, यहाँ पर रेसिज्म भारतीयों के साथ होता था, पर अपने जो उनके ऑफिसर्स होते थे ना, उनमें जो है रिलायबिलिटी और स्किल के बेसिस पर ही होती थी, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे। उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं। देखिए, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, एल्फिनस्टोन, थॉमस मुनरो, मार्केस ऑफ डलहौजी डिस्प्लेड रेयर क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप स्किल। Their officers have a great ability of leadership skill। उनके अंदर लीडरशिप स्किल बहुत हाई था, वो लोग बहुत अच्छे लीडर हुआ करते थे। वो लोग अगर कहीं जाकर लीड कर रहे हैं तो समझ लीजिए वहाँ जीतना एकदम तय है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहाँ सैलरी अच्छी मिल रही है, डिसिप्लिन है, रिलायबिलिटी अच्छी है, स्किल सेट अच्छा है, वहाँ पर इंसान लीडर अच्छा बनेगा ही। तो इनके लीडर्स इतने ज़्यादा अच्छे होते थे, प्लस इनके जो सेकेंडरी लीडर्स हुआ करते थे, जो मिलिट्री जनरल होते थे, जैसे आयर कूट का आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड लेक का भी आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था, आर्थर वेल्सली जो बहुत अच्छे जनरल हुआ करते थे ब्रिटिशर्स में। ये लोग जो हैं, ये लोग भी बहुत ज़्यादा जो है अपने अंदर जो है, ये लोग भी बहुत ज़्यादा स्किलफुल हुआ करते थे, जो लोग अपने लीडर के लिए सिर्फ नहीं लड़ते थे। ऐसा नहीं है कि हम आज मैसूर में हैं तो मैसूर के लिए लड़ रहे हैं, कल मराठा में रहेंगे तो मराठा के लिए लड़ेंगे, ऐसा नहीं। वो लोग अपने देश के लिए लड़ते थे।
देश के लिए लड़ते थे। वहाँ पर देश का काम हो रहा है इसलिए देश के लिए लड़ते थे। इसलिए इनके अंदर जो है एक मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा होता था, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स में, जो हमारे इंडियन किंगडम के सोल्जर्स में उस समय नहीं था। इसलिए इनकी सुपीरियॉरिटी बहुत हाई हो गई थी। The income of the company was adequate enough to pay its shareholders handsome dividends as also to finance the English war in India. अब ये लोग जितना लूट मार करते थे, लूट भारत से ये जितना लूट करते थे, पैसा तो अच्छा आ ही रहा था। तो वहाँ जो शेयर होल्डर होते थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर का होते थे, उनको डिविडेंड भी अच्छा मिलता था। डिविडेंड का मतलब कुछ लोगों को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, डिविडेंड का मतलब होता है बोनस। डिविडेंड भी उन्हें अच्छा मिलता था, अच्छा बोनस मिलता था, और उसी पैसे से जो है फाइनेंस की भी कमी नहीं होती थी वॉर में। यहाँ हमारा मराठा साम्राज्य अगर आप कह लो, या अगर आप मुगल साम्राज्य कह लो, मान लेते हैं मुगल ही पकड़ लेते हैं। अगर आप मुगल साम्राज्य को पकड़ लो तो द्वितीय पानीपत का युद्ध लड़ने के बाद 10-12 साल कोई युद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई खजाना पूरा खाली हो सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स ने, आप पढ़ेंगे अगर, तो कंटिन्यूअस वॉर्स लड़े हैं वो लोग बिना रुके वॉर लड़े। सबसे अच्छा उनका यही बात था, बिना रुके वॉर इसलिए लड़ पाए क्योंकि उनके पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी, प्लस अच्छे सोल्जर्स की कोई कमी नहीं थी, और अच्छे हथियारों की भी कोई कमी नहीं थी, और लीडरशिप की कोई कमी नहीं थी। यही पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं जहां आपको पूछा जाएगा कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ से हम लोग जो है बंगाल के कन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है बंगाल को कन्क्वेस्ट किया। ठीक है, देखिए, बंगाल द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बांग्लादेश। आज के बांग्लादेश को भी जो है बंगाल उस समय कंसिस्ट करता था। बंगाल यूजुअली आप समझ लीजिए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के कुछ एरियाज को भी उसमें कंसीडर किया जाता था, और बांग्लादेश वाला एरिया तो उस समय अपना ही था, तो था। एंड इट्स नवाब हैड अथॉरिटी ओवर द रीजन कंसिस्टिंग प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा। यानी बंगाल, पूरा बंगाल, बांग्लादेश को छोड़ के नहीं, पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम के भी कुछ एरियाज थे। मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आसाम के भी कुछ एरियाज जो थे उसमें थे। ठीक है, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बंगाल टू यूरोप कंसिस्टेड ऑफ रॉ प्रोडक्ट्स सच एज सॉल्ट पीटर, राइस, इंडिगो, पेपर, शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स। यानी आप एक चीज़ अच्छे से समझिए कि बंगाल इज़ दी हब। हब का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ आपको सब मिलेगा। आप जो खरीदना चाहेंगे यहाँ पर आपको सब मिलेगा। बंगाल इज़ लाइक अ ग्लोबल मार्केट फॉर ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स आते थे, अपने यहाँ से खरीदते थे और लेकर चले जाते थे। ये जो बंगाल है, बंगाल उनके लिए एक खजाने की तरह था, एक ग्लोबल मार्केट की तरह था जिसे वो लोग लूट रहे थे। During the 1630s, regular contact of the British with Bengal continued when they established factories in बालासोर। अब आप देखिए, बालासोर में, हुगली में, कासिम बाजार, पटना और ढाका, यानी मेनली जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, जो आज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हैं आज के भारत में भी, वहाँ इन्होंने जो है फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना शुरू की। 3,000 रुपया जो है, यानी 350 पाउंड, अगर आज के हिसाब से पकड़े तो 350 पाउंड होता है। 3,000 रुपया जो है ये लोग एनुअली पेमेंट करते थे मुगल एम्परर को, और उस पेमेंट से इन्हें क्या मिला था? दे आर अलाउड टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। मुफ्त में इन्हें जो है ट्रेड करने का जो है मौका दे दिया गया था। मुफ्त का क्या मतलब होता है? नो कस्टम्स ड्यूटी। किसी भी तरीका का कस्टम ड्यूटी आपको पेमेंट नहीं करना है। सामान लाइए, सामान ले जाइए, मुफ्त में ले जाइए, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं करना है। अब इस कस्टम ड्यूटी को हटा देने की वजह से एक्सपोर्ट्स 50,000 पाउंड तक चला गया था पर एनम। यानी पर एनम ब्रिटिशर्स यहाँ से कमाई कितना कर रहे हैं? 50,000 पाउंड का, दे कितना रहे हैं? 350 पाउंड। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रुपए का उन्हें फायदा हो रहा है। Almost all the governors of Bengal strongly resented the special privileges enjoyed by the British Company, as it meant a huge loss to the provincial exchequer. So the friction between the English commercial interest and the Bengal government became the chief cause of conflict between the two. ठीक है, ये सब जो आप देख रहे हैं ना कि कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना, जगह जगह इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना, हर एक चीज़ में जो है
अपना बिजनेस शुरू करना। इस चीज़ की वजह से जो है बंगाल गवर्नमेंट जो था, बंगाल गवर्नमेंट और इंग्लिश के बीच जो है कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो बिगड़ने लगता है, और इसी बिगड़ने के कारण जो है एक कॉज बनता है कन्फ्लिक्ट का। कन्फ्लिक्ट क्या है? 2 कन्फ्लिक्ट होते हैं टोटल। 2 कन्फ्लिक्ट कौन-कौन से हैं? बक्सर और पलासी। ये जो है सबसे मेन कारण बनता है। ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड बिटवीन 1757 से 1765, 1757 से लेकर 1765 के बीच the power gradually got transferred from Nawab of Bengal to the Britishers, with the latter defeating the farmer. ये 8 साल के ही अंदर जो है ना, वो नवाब का जो पावर है पूरी तरीके से डिटेरियोरेट हो जाता है, और ये सारा पावर जो है ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। तो आप एक बैकग्राउंडर समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है ब्रिटिशर्स के पास पावर आना शुरू हुई। अब हम लोग सबसे पहले जो है जानेंगे कारण क्या था बैटल ऑफ बक्सर का। ये जो बैटल है, ये सॉरी बक्सर में बोल रहा हूँ, पलासी। बैटल ऑफ पलासी के रीजंस क्या क्या थे, क्या कारण थे? द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी मेड रैम्पेंट मिसयूज ऑफ इट्स ट्रेडिंग प्रिविलेज दैट अफेक्टेड द नवाब्स फाइनेंसेस। ठीक है, इनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए गए थे कस्टम फ्री ट्रेड के। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ट्रेड करते करते जो है पर्सनल ट्रेड भी करने लगे। ठीक है, अब इस पर्सनल ट्रेड के वजह से जो है ट्रेडिंग प्रिविलेजेस जो है अफेक्ट होने लगे। अफेक्ट होते होते जो है नवाब के फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ने लगा। तो ये था पहला कारण। सेकंड कारण हम लोग देख लेते हैं, द इंग्लिश फोर्टिफाइड कलकत्ता विदाउट द नवाब परमिशन। आप अभी जो फोर्ट विलियम देख रहे हैं, वो फोर्ट विलियम में जो है कलकत्ता में जो है, आप लोग को पता ही होगा, जॉब चार्नॉक ने जो है सूता नदी, कोलिकाता और गोविंद नगर को मिलाकर जो है कलकत्ता का इस्टेब्लिशमेंट किया था, और वहाँ पर फोर्ट विलियम का इस्टेब्लिशमेंट किया था। फोर्ट विलियम जो है पहले फोर्टिफाइड नहीं था, एक ओपन जो है फैक्ट्री थी, बट उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसे फोर्टिफाई करना शुरू किया। तो फोर्टिफाई करना भी जो है एक प्राइम रीजन बन जाता है बैटल का। द कंपनी फर्दर ट्राइड टू मिसलीड हिम एंड कंपाउंडेड देयर सिन बाय गिविंग असाइलम टू पॉलिटिकल फ्यूजिटिव कृष्णा दास सन ऑफ राजवल्लभ हु हैड फ्लेड विद इमेंस ट्रेजर अगेंस्ट द नवाब्स। देखिए, ये जो राजवल्लभ थे ना, ये डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, इसका बेटा जो था वो बहुत ज़्यादा खजाना वजाना लेकर भागा हुआ था, तो उसको जो है असाइलम दिया था ब्रिटिशर्स ने। अब दुश्मन के दुश्मन को तुम दोस्त बनाओगे तो बहुत दिक्कत वाला बात हो जाएगा ना, कि तुम दुश्मन हो, दुश्मन के और दुश्मन को दोस्त बना रहे हो। तो वही बात है, उस चीज़ से भी जो है नवाब बहुत ज़्यादा रुष्ट हुए, और जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बनता है युद्ध का। The company on its part suspected that Siraj would drastically reduce its trading privileges in collusion with the French in Bengal. Thus, when Siraj attacked and seized, अब देखिए यहाँ पर सिराज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये फोर्ट विलियम पे अटैक करते हैं 15 जून 1756 में। ये जो फोर्टिफाई किए थे, वो जो फोर्टिफाई किया था ब्रिटिशर्स ने, उस फोर्टिफिकेशन के कारण सिराज जो है 15 जून 1756 को जो है अटैक करते हैं फोर्ट विलियम के ऊपर, और अटैक करने के बाद जो है 20 जून को जो है फोर्ट को कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करके कलकत्ता का नाम बदल के जो है अली नगर कर देते हैं। ठीक है, अली नगर नाम करके जो है मानिक चंद जो होते थे, मानिक चंद के नाम पर मानिक चंद के अंडर में जो है चार्ज दे देते हैं कलकत्ता का, और खुद लौट जाते हैं मुर्शिदाबाद। इस समय जो है बंगाल का कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद बना दिया गया था, कलकत्ता से चेंज करके उसे मुर्शिदाबाद कर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि इस जो फोर्टिफिकेशन हुई थी, उस फोर्टिफिकेशन से रुष्ट होकर जो नवाब थे उन्होंने 15 जून 1756 को जो है अटैक किया फोर्ट विलियम के ऊपर, कलकत्ता के ऊपर अटैक किया। 20 जून को कलकत्ता को कैप्चर किया और उसे नाम दिया अली नगर, और मानिक चंद के नाम पर जो है चार्ज छोड़कर चले गए मुर्शिदाबाद। मेंशन में बी मेड हियर ऑफ मच प्रोपगेटेड ब्लैक होल ट्रेजेडी। अभी ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, देखिए फोर्ट विलियम के अंदर ना एक कमरा हुआ करता था, आपका अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो
कितना आप पकड़ लो 13x13 का 13x13 का जो है कमरा हुआ करता था। उस 13x13 के कमरा में यानी आप पकड़ लो 169 स्क्वायर फीट के कमरे में जो है 169 स्क्वायर फीट के कमरे में 146 इंग्लिश पर्सनों को, जिसमें बूढ़े बच्चे भी थे, वहाँ पर जो है इम्प्रिजन करके रखा गया था। और उस दिन जो है, उस दिन समर सॉल्स्टिस था। आप जानते हैं कि समर सॉल्स्टिस के दिन कितना खराब हालत रहता है। उस गर्मी में, उस खराब गर्मी की वजह से जो है 123 लोगों की जो है मौत हो जाती है। और ये जो है मेन कारण बनता है बैटल ऑफ पलासी का। ये जो इंग्लिश पर्सन्स की मृत्यु होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी में, ये सिराजुद्दौला का जो है गलती जो है, यही मेन कारण बन जाता है जो है बैटल ऑफ पलासी का। ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से चलते हैं। और मद्रास से चलने के बाद मानिकचंद, जिसके चार्ज में जो है फोर्ट विलियम छोड़ के गए थे सिराजुद्दौला, उसको रॉबर्ट क्लाइव जो है घूस वूस खिलाकर जो है सरेंडर करवा देते हैं और फिर से जो है कलकत्ता को कैप्चर कर लेते हैं। यानी कलकत्ता वाज कैप्चर्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कलकत्ता को रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अब ट्रीटी होता कब है? ये ट्रीट उसके बाद जब ये कैप्चर कर लेते हैं तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो फरवरी 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर करते हैं। इस ट्रीटी में होता क्या है? द नवाब हैड टू रिस्टोर इंग्लिश देयर फॉर्मर प्रिविलेजेस ऑफ ट्रेड। ये जितने भी ट्रेड प्रिविलेजेस थे, जैसे कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड थे, इसको जो है जो नवाब ने हटा दिया था, उस ट्रेड प्रिविलेज को ये फिर से वापस करते हैं इंग्लिश को। इन्हें परमिशन भी मिल जाती है कलकत्ता को फोर्टिफाई करने के, और कंपनसेशन भी पे करते हैं सिराजुद्दौला अपने तरफ से। जो 123 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस मृत्यु के कारण, उस मृत्यु का जो है कंपनसेशन भी जो है सिराजुद्दौला को पे करना पड़ा। यानी ये फालतू का हीरो बनने के चक्कर में, थोड़ा प्लानिंग करके अगर काम किए होते तो कुछ हो सकता था। ये फालतू का हीरो बनने के चक्कर में, ढेर जो है रंगबाज बनने के चक्कर में जो है इनके हाथ से सब चला गया। अब 23 जून 1757 को जो है असली युद्ध शुरू होता है। दोनों आर्मी जो है, एक आर्मी होती है सिराजुद्दौला की और एक आर्मी होती है इंग्लिश की। दोनों आर्मी जो है मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर पलासी के मैदान में मिलते हैं। इंग्लिश फोर्सेस होती है 950 यूरोपियंस एंड 21 इंडियन सिपाहीज, जबकि नवाब के पास 50,000 जो है आर्मी होती है, कमांडेड बाय ट्रेचरस मीर जाफर। मीर जाफर कमांड कर रहे थे, पर 50,000 लोग थे इनके पास। ठीक है, अगर 50,000 में 20,000 में मीर जाफर के पास है तो 30,000 है ना इनके पास। अब यहाँ पर आप 3,000 से 30,000 में लड़वा रहे हैं और 30,000 3,000 से हार जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज, कितना बड़ा ड्रास्टिक डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स का और इनके इसका। द नवाब वॉज कैप्चर एंड पुट टू डेथ बाय असैसिन। नवाब को पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है बाय मोहम्मद अली बेग ऑन द ऑर्डर ऑफ मीर जाफर सन मीरान। मीर जाफर का जो बेटा होता है मीरान, उसके ऑर्डर पर जो है मोहम्मद अली बेग कोई होगा, हमको मालूम नहीं कौन है, हमको भी नहीं मालूम, आप भी मत जानने की कोशिश करिएगा, बस नाम याद रखिएगा। मोहम्मद अली बेग जो है नवाब सिराजुद्दौला को जो है ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ख़त्म होता है बैटल ऑफ पलासी। अभी कंसिक्वेंस क्या होता है बैटल ऑफ पलासी जो हम लोग हुआ, उसका कंसिक्वेंस क्या होता है ये जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हर बैटल का एक ना एक छोटा मोटा कंसिक्वेंस होता ही है। कंसिक्वेंस जानना जरूरी होता है। मीर जाफर को जो है नवाब बनाया जाता है बंगाल का, ठीक है, जो कि क्लाइव ने प्रॉमिस किया था बैटल ऑफ पलासी के पहले ही। ठीक है, क्लाइव जो थे ना, उन्होंने बैटल ऑफ पलासी के पहले ही जो है प्रॉमिस कर दिया था कि आपको जो है हम नवाब बनाएंगे। तो इसीलिए मीर जाफर जो है दगाबाजी भी करते हैं बैटल ऑफ पलासी में। रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है फ्रॉम 1757 टू 1760। कंपनी को अनडिस्प्यूटेड राइट्स मिल जाता है फ्री ट्रेड का इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अनडिस्प्यूटेड राइट्स का क्या मतलब है, यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। अनडिस्प्यूटेड राइट्स का मतलब होता है कि देयर will be no intervention by any
इंडियन नवाब or king until the East India Company is doing trade activities in बंगाल। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये हो गया अनडिस्प्यूटेड राइट्स। अनडिस्प्यूटेड राइट्स का क्या मतलब हुआ कि किसी भी नवाब या राजा की तरफ से किसी भी प्रकार का अब आगे कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड एक्टिविटीज कर रही है। अब आप लोग जो है हस्तक्षेप करके, जिसे सिराजुद्दौला ने हस्तक्षेप करके उनके ट्रेडिंग राइट्स ले लिए थे, जो राइट्स फर्रुख सियर ने दिए थे, वैसा अब जो है ट्रेडिंग राइट्स नहीं लिया जा सकता किसी भी किंग या नवाब के द्वारा। British officials would no longer need to pay any taxes or on their private trade. प्राइवेट ट्रेड जो इलीगल ट्रेड हुआ करता था, जिसके ऊपर पहले ब्रिटिशर्स टैक्सेस देते थे, अब उन्हें वो भी टैक्स नहीं पे करने हैं। द कंपनी रिसीव्ड द जमींदारी ऑफ 24 परगना नियर कैलकाटा। 24 परगना की भी जमींदारी अंग्रेजों को मिल जाती है। मीर जाफर पेड आउट अ सम ऑफ ₹50 लाख, 50 लाख का कंपनसेशन देते हैं मीर जाफर, या उसे आप ब्राइब भी कह सकते हैं। उसके बाद वो क्लाइव को भी जो है कंपनसेशन देते हैं कंपनी के लॉसेस का, या आप पर्सनल गिफ्ट भी उसे कह सकते हैं। और लास्ट कंसिक्वेंस क्या होता है? ऑल द फ्रेंच सेटलमेंट इन बंगाल वेर सरेंडर्ड टू द इंग्लिश। जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट होते हैं बंगाल में, वो सरेंडर किए जाते हैं किसको? इंग्लिश को। तो ये था हमारा बैटल ऑफ पलासी। रीजन मैंने आपको बता दिया, बैटल ऑफ पलासी का, ट्रीटी ऑफ अलीनगर बता दिया, बैटल के बारे में बता दिया और कंसिक्वेंस बता दिया। इतना ही आपको जो है मालूम रखना है। बढ़ते हैं आगे बैटल ऑफ बक्सर की तरफ। तो बैटल ऑफ बक्सर का कारण क्या था? बैटल ऑफ बक्सर का भी कारण कहीं ना कहीं सेम था, द मिसयूज ऑफ द कंपनीज दस्तक और ट्रेड परमिट। सेम यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हुआ। यहाँ भी जो है कंपनी का दस्तक या ट्रेड परमिट का मिसयूज। अ परमिट विच एग्जेम्प्टेड द गुड्स स्पेसिफाइड फ्रॉम पेमेंट ऑफ ड्यूटीज। वही कस्टम ड्यूटी का प्रॉब्लम, वही कस्टम ड्यूटी जिसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, उसका ये लोग मिसयूज करते थे बाय कंपनी ऑफिशियल्स, ऑल्सो रिजल्टेड इन टेंशंस बिटवीन द नवाब एंड इंग्लिश। द मिसयूज ऑफ द दस्तक मीन्स द लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द नवाब। दस्तक का मिसयूज होता था, ये लोग प्राइवेट बिजनेस करते थे, प्राइवेट ट्रेड ज़्यादा करते थे। इस प्राइवेट ट्रेड करने की वजह से जो है कंपनी नवाब को नवाब को जो है, बंगाल नवाब को जो है बहुत ज़्यादा टैक्स में जो है लॉस होता था। दी नवाब कंपनी टसल ओवर ट्रांजिट ड्यूटी लेड टू दी, अभी मैं ट्रांजिट ड्यूटी बताऊंगा आपको, लेड टू दी आउटब्रेक ऑफ वॉर्स बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम इन 1763। द इंग्लिश गेन्ड सक्सेसिव विक्ट्रीज एट कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी एंड मुंगेर। ये देखिए, ये कटवा बंगाल में है, मुर्शिदाबाद भी बंगाल में है, ये गिरिया यानी गिरिडीह ये अभी झारखंड में है। ये सूटी कौन सा क्षेत्र पड़ता है इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मुंगेर जो है वो हमारे बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है इंग्लिश जो है सक्सेसिव विक्ट्री जो है अपना कैप्चर कर लेते हैं। और क्यों कैप्चर करते हैं? क्योंकि वही प्रॉब्लम जो है शुरू से चल रहा था। ट्रांजिट ड्यूटी जो होता है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्रांजिट ड्यूटी क्या होता है। मान लीजिए कि आप जो है, मैं जो है बंगाल में रहता हूँ, ठीक है, मैं बंगाल में रहता हूँ और मैं बिहार जो है सामान भेज रहा हूँ ट्रक से। ठीक है, मेरा ट्रक बहुत गंदा बनेगा, हमको मालूम है, फिर भी हम बना देते हैं। ये ट्रक से जो है मेरा सामान जा रहा है बंगाल से बिहार। अब जैसे ही बंगाल से बिहार में घुसेगा ना, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा, अभी तो हमको नहीं लगता है कि वो टैक्सेशन का भी सिस्टम है। पहले था, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था उस समय तो वो टैक्सेशन लिया जाता था। वो भत्ता एक होता है जो बॉर्डर क्रॉस करने पे लिया जाता है, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि लॉज भी उसके बाद बहुत सारे बदले हैं, मैंने लॉज पढ़े नहीं है उसके बाद से। बट जो है एक तरीका का जो है भत्ता पेमेंट किया जाता था। जब भी आप किसी एक क्षेत्र से एक क्षेत्र में घुस रहे तो बॉर्डर में एक भत्ता दिया जाता, जब भत्ता देना पड़ता था, एक ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, जिसे जो है हम लोग ट्रांजिट ड्यूटी कहते हैं। ये होता है ट्रांजिट ड्यूटी। ठीक है, यहाँ पर जब ये 1763 में जो है इतना ये सारी जगहों को हार जाता है, तो ये क्या करते हैं? अवध भागते हैं।
मीर कासिम फ्लेड टू अवध एंड फॉर्म द कन्फेडरेसी, वहाँ ये ग्रुपिंग करते हैं नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला के साथ और मुगल एम्पायर शाह आलम टू। अब आप सोच के देखिए शाह आलम टू का क्या हालत है। एक तो ऊपर से अहमद शाह अब्दाली मार रहा है, घसीट के मार रहा है, उसके मार से तो निकल पाए नहीं थे अभी तक। उसके मार से निकल पाते, उसके निकलने से पहले ही जो है नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के साथ मिलकर जो अंग्रेजों को हराने चले हैं। अफगानों को तो हरा ही नहीं पाए, अंग्रेजों को हराने चले हैं। ठीक है, इन ए व्यू टू रिकवर बंगाल फ्रॉम इंग्लिश। होता कुछ नहीं है, बैटल होता है, कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू वे आर डिफीटेड बाय द इंग्लिश फोर्स अंडर मेजर हेक्टर मुनरो, जिनके बारे में हम लोग बताए, मैंने आपको पहले बताया कि लीडरशिप स्किल इन सेकेंडरी ऑफिसर्स के पास भी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि ये लोग दूसरे दूसरे फ्रंट पे भी लड़ चुके थे। आप लोग को अगर लग रहा होगा कि ये हेक्टर मुनरो या ह्यू रोज या लॉर्ड ले के लोग सिर्फ भारत में लड़े, नहीं, ये लोग अलग अलग फ्रंट्स में लड़ चुके हैं। जैसे आपने हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैम मैनेक्शॉ के बारे में आपको पता होगा, वो जापान के फ्रंट पे भी लड़ चुके हैं। वो म्यांमार के अंदर जो है वर्ल्ड वॉर 2 में जो है लड़ चुके हैं, वो म्यांमार में भी फ्रंट पे लड़ चुके हैं। अलग अलग कंट्रीज पे लोग अलग अलग फ्रंट पे लड़ते हैं। उसी तरीके से जो है ये मेजर हेक्टर मुनरो जो है ये अलग फ्रंट पे भी लड़ चुके थे, ये आयरिश भी आयरलैंड के फ्रंट पे भी लड़ चुके थे, तो इनको अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अच्छा एक्सपीरियंस था इनके पास। तो इन्होंने जो है अकेले ही इन तीनों को हरा दिया ऑन 22 अक्टूबर 1764 इन अ क्लोज कंटेस्टेड बैटल। इंग्लिश कैंपेन अगेन मीर कासिम वाज शॉर्ट बट डिसाइसिव। बहुत छोटा कैंपेन था, तुरंत एक आधे दिन में जो है इनका काम खत्म हो गया था। नॉट द नवाब ऑफ बंगाल बट ऑल्सो मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश, यानी सारे के सारे डिफीट हो जाते हैं, सारे के सारे हार जाते हैं। द विक्ट्री मेड बाय द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कंटेंडर्स फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द होल कंट्री। देखिए, जिसके हाथ में उत्तर भारत का मैदान पड़ गया ना, उसके हाथ में आप समझ लीजिए कि पूरा देश पड़ चुका है। तो इन तीनों को हराने के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो है वो नॉर्थ इंडिया पूरी तरीके से पड़ जाता है, और उसके बाद जो है ये लोग प्राइम कंटेंडर बनते हैं। ठीक है, ये लोग बनते हैं प्राइम कंटेंडर फॉर द सुप्रीमेसी ओवर होल कंट्री, पूरे कंट्री पे सुप्रीमेसी के जो है प्राइम कंटेंडर बनते हैं। अब कंसीक्वेंस क्या होता है इस बैटल का? कंसीक्वेंस ये होता है कि मीर जाफर अग्रीड टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर, बर्दवान एंड चिट्टागोंग। मिदनापुर, बर्दवान और चिट्टागोंग को जो है वो मीर जाफर हैंड ओवर कर देते हैं इंग्लिश को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी। द इंग्लिश वे आर ऑल्सो परमिटेड, फिर से वही जो है इनको जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया जाता है बंगाल में। सिर्फ 2% ड्यूटी जो है इन पे लगाया जाता है सॉल्ट के ट्रेड पे। मीर जाफर के डेथ के बाद जो है इनका बेटा जो है वो नवाब अपॉइंट होता है, बट द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले इन द हैंड्स ऑफ नायब सूबेदार हु कुड बी अपॉइंटेड और डिसमिस्ड बाय इंग्लिश। यानी बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मीर जाफर के बाद पूरी तरीके से जो है, तो मीर जाफर के टाइम में ही क्लाइव ने जो है ऑलमोस्ट पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंदर कैप्चर कर लिया था, पर मीर जाफर के बाद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तरीके से, यानी 100% एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। अब ये तो मीर जाफर के साथ हो गया। अब दो लोग बाकी और भी तो बचे, जो लोग इसमें युद्ध में अपने आप को हीरो बनाने आए थे। वो दो लोग कौन बचते हैं? तो वो पहले होते हैं अपने शुजा-उद-दौला। तो शुजा-उद-दौला के साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या ट्रीटी होती है? सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्परर शाह आलम टू। शाह आलम टू को जो है इलाहाबाद और कारा जो है ये लोग दिलवा देते हैं। 50 लाख रुपया जो है वॉर इंडिमनिटी लेते हैं, पे रुपीज 50 लाख टू द कंपनी एज द वॉर इंडिमनिटी। और बलवंत सिंह द जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशन ऑफ हिज स्टेट। बनारस के जो जमींदार हुआ करते थे बलवंत सिंह, उन्हें अवध के स्टेट का पूरा जिम्मेदारी दे दिया जाता है, पूरा कब्जा दे दिया जाता है। ठीक है, अब शाह आलम को क्या ट्रीटी साइन करनी पड़ती है? रिसाइड एट इलाहाबाद। जो कारा और इलाहाबाद लिया गया था नवाब शुजा-उद-दौला से, वो कारा और इलाहाबाद जो है शाह आलम को दे दिया जाता है। अब दिल्ली छोड़ो और इलाहाबाद में रहो। ठीक है, दे दिया जाता है अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन, क्योंकि अवध देखिए बहुत बड़ा था। अवध को मैनेज करना इतना आसान नहीं था। अभी का अवध अगर आप पकड़ने जाएं तो आप पूरा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश पकड़ लो, पूरा वो लखनऊ वाले एरिया पकड़ लो, और सम पार्ट्स ऑफ द
वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, तो कंपनी ने यहाँ पर जो है सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन रेवेन्यू कलेक्शन का जिम्मा उठाया था। मिलिट्री फंक्शंस जो होते थे, नहीं सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, मिलिट्री फंक्शंस का जो जिम्मेदारी जो है वो शाह आलम नहीं सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मिलिट्री फंक्शंस का जितना भी सारा काम था वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है। रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है वो अवध के जो आगे नवाब बनते हैं उनको दे दिया जाता है, पर रेवेन्यू कलेक्शन का जो जिम्मेदारी उन्हें दिया जाता है उसमें से रेवेन्यू का एक हिस्सा ब्रिटिशर्स भी लेते हैं। Issue a farman granting the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to the East India Company in lieu of annual payment of 26 लाख। शाह आलम से जो है ये लोग एक फरमान जारी करवाते हैं जिसमें ये लोग जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी ही दे देते हैं। अब दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है? आप लोग याद रखेंगे, दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन, यानी रेवेन्यू कलेक्शन का सारा पावर जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला जाता है इन ल्यू ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपए। आप सब ब्रिटिशर्स 26 लाख रुपए देंगे और सारा दीवानी जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। ए प्रोविजन ऑफ ₹53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर निजामत फंक्शन, मिलिट्री डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ द सेट प्रोविंस। अब जो मिलिट्री फंक्शंस जो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया था अवध का, उसके लिए शाह आलम 53 लाख रुपीस पेमेंट करते थे ब्रिटिशर्स को। 53 लाख रुपए पेमेंट करते थे निजामत फंक्शंस के लिए। निजामत फंक्शंस का मतलब होता है मिलिट्री फंक्शंस, ठीक है? तो ये था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कि नवाब के साथ, ये अवध नवाब के साथ कौन सी ट्रीटी हुई थी, शाह आलम के साथ क्या हुआ था और ये मीर जाफर के साथ क्या हुआ था, ये बक्सर के बाद। बक्सर जो है क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा युद्ध है जिसके बाद ब्रिटिशर्स की जो है मेन जो पावर जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी भारत में, तो वो बक्सर का युद्ध होगा। आप लोग याद रखेंगे, पलासी नहीं करके आएंगे। पलासी और बक्सर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है? तो ये था हमारा अभी फिलहाल कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में। बंगाल में आपको इतना ही पढ़ना है, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? बंगाल में 2 ही युद्ध हुए हैं ब्रिटिशर्स के, जो कि आपका एक हुआ है पलासी का और एक हुआ है बक्सर का। कन्क्वेस्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझा दिया है, रीजन समझा दिया पलासी के वॉर का, ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो गया, बैटल के कंसीक्वेंस। सेम चीज़ बक्सर के युद्ध में, वहाँ का इंट्रोडक्शन, बैटल और कंसीक्वेंस और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है? उसके पहले मैंने आपको समझा दिया कि ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री के बारे में और कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया के बारे में, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और को एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो है इस अच्छे वीडियो का, इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो का रीच भी बढ़ेगा, और रीच बढ़ेगा तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है उन्हें भी ये जो है फ़ायदा मिलना शुरू होगा। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। करते हैं वीडियो को एंड। जय हिंद।